ओके, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जिस कारण से हम लोग जावा को यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि की फीचर्स ऑफ जावा इंक्लूड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस, सिंप्लिसिटी, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट एंड गार्बेज कलेक्शन। तो ये ऊपर से मतलब मोटा मोटी चीज़ बता रहा है कि जावा के अंदर जो मेन की फीचर्स हैं उसमें एक तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक बार लिखो और ये हर जगह चलता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, तो इसे इस कारण से हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशंस को भी आराम से लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो रीडेबल होता है, उसको अच्छे से हम लोग मेंटेन भी कर पाते हैं। ठीक। फिर है जावा के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस कि इसमें हमें एक्सेस स्पेसिफायर मिलता है और भी बहुत सारे तरीके का चीज़ होता है जिस कारण से जब जो एप्लीकेशन हम जावा में बनाते हैं वो काफ़ी हद तक सिक्योर होता है। फिर मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट हमें मिल जाता है जिस कारण से अगर बहुत सारे यूज़र्स अगर हमें रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, तो उसको हम लोग जल्दी से परफॉर्म करके प्रोसेस करके जो भी यूज़र का रिस्पॉन्स है वो वापस दे पाते हैं। और फाइनली और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जावा के अंदर हमें गार्बेज कलेक्शन भी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल जो जावा का एप्लीकेशन होता है वो उसको वो काफ़ी सिक्योर और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो काफ़ी ज़्यादा वो स्टेबल, गार्बेज कलेक्शन के ज़्यादा जो जावा का एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा स्टेबल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्केलेबिलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल होता है, मतलब वो काफ़ी सारे लोड को आराम से हैंडल कर पाता है। ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब अगर इन डेप्थ अगर हम देखें तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एक मिनट। एक मिनट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि देखो, अगर इंटरव्यू सेटिंग में ये पूछा जाए कि जावा का फीचर्स क्या है, तो हम लोग सिर्फ जावा का जो मेन फीचर्स है उसको लिस्ट मतलब उन सभी कीवर्ड्स को सिर्फ नहीं बता सकते हैं कि ठीक है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी फीचर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, रिलायबल है और मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, और इसके अलावा इसके अंदर हमें गार्बेज कलेक्शन का भी सपोर्ट मिलता है। तो सिर्फ इतना बोलने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें फ़ीचर्स को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये जो फ़ीचर्स जो अभी हमने लिस्ट किया है ये कैसे मतलब जावा को एक रिलायबल लैंग्वेज बनाता है हमें इंटरप्राइज लेवल के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बनाने के लिए, कि जो भी एप्लीकेशन है वो थाउजेंड्स ऑफ द यूज़र्स को आराम से सर्व कर पाएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि जावा को अगर हम एक हायर ओवरव्यू पे देखें तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक। और इसका जो कोर फिलॉसफी है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी शॉर्ट फॉर्म में WORA। तो जावा को हमें ऑलरेडी पता है कि जावा को हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, उसका जो क्लास डेफिनेशन है एक ही बार बनाते हैं, फिर उसे जो भी बाइट कोड बनता है वो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे आराम से चल जाता है, मतलब हमें कोई भी उसके अंदर एक भी लाइन का चेंजेस बाद में करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये जो राइट वंस रन एनीवेयर का जो ये पावर है, ये जो फीचर है, ये आता है जावा वर्चुअल मशीन के कारण। ठीक। अब सिंटेक्स के बियॉन्ड अगर हम लोग देखें तो जावा को हम लोग इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बियॉन्ड इट्स syntax, Java is defined by its robust memory management, strong typing, and a rich ecosystem that supports multi-threading and secure distributed computing। तो बोला जा रहा है कि जावा को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जावा का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। गार्बेज कलेक्शन के कारण जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो हमें मैनुअली नहीं करना होता है। ठीक। और उसके अलावा इसके अंदर हमें जो भी डेटा टाइप है उस कारण से
जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं या फिर जो भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसके कारण से हमें एक सेफ्टी नेट भी मिलता है। ठीक, उसके बाद जावा के पास बहुत तरीके का फ्रेमवर्क्स है, तो उस कारण से जो इसका इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। फिर जावा मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है, तो जिस कारण से ओवरऑल जो हमारे प्रोग्राम का प्रोसेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जावा ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है, और जब हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के भी ऊपर अगर किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है, किसी सर्विस को डेवलप करना है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है जावा में डेवलप करना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से माइक्रो सर्विसेज जावा को यूज़ करके बनाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऑलरेडी होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारे पास लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती ही हैं। अब हम फोकस करेंगे कि वाई। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जावा's biggest strength are predictability and scalability. When you are managing high traffic system, features like automatic garbage collection and strong type checking act as a safety net. They prevent the memory leak and pointer error common in C++, allowing developers to focus on business logic rather than memory allocation. This significantly reduces the technical debt and maintenance cost over a long term project life cycle. तो बेसिकली बोला जा रहा है कि जावा का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसमें है प्रेडिक्टिबिलिटी, क्योंकि इसमें जो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं ये टाइप कास्टिंग बोलेंगे, या फिर जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उस टाइम हम प्रॉपरली उसके टाइप को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, टाइप पहले देते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, तो उसमें ये नेसेसरी नहीं होता है कि हमें टाइप को डिफाइन करना होता है। उस कारण से जावा स्क्रिप्ट के ऊपर टाइप स्क्रिप्ट भी बनाया गया है, ताकि उसमें जो ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस किया जा सके। इससे एक प्रेडिक्टिबिलिटी आता है, और ये मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि जब मैं जावा पे एप्लीकेशन बनाता हूँ या फिर कोई बिजनेस लॉजिक लिखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे वो फ्रेजाइल लगता है कि कहीं भी इशू आ सकता है। फिर जब मैं ये टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ा था तो वहाँ पे लगा कि हाँ ये थोड़ा ढंग का लैंग्वेज है, कि इसमें एरर्स और बग्स आने का चांसेस काफ़ी हद तक कम है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग जावा का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। एक तो ये प्रेडिक्टिबिलिटी है जो कि टाइपिंग के कारण आता है, कौन सा डेटा टाइप हमें यूज़ करना है। दूसरा है स्केलेबिलिटी। जावा ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है। स्केलेबिलिटी इसलिए भी क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, इनबिल्ट ही है इसके अंदर। तो इस कारण से इसके जावा का जो एप्लीकेशन है उसको ईजिली स्केल भी हम कर सकते हैं। ठीक, और जावा के जो भी प्रोग्राम्स है या फिर एप्लीकेशंस है उसके हिसाब से मतलब वो काफ़ी आसानी से मतलब हाई ट्रैफिक सिस्टम मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन हम बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अगर यूज़र का रिक्वेस्ट आता भी है हमें तो उसको हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो जावा के अंदर जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फीचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन फ्रीज नहीं हो जाता या फिर बहुत सारे इश्यूज़ नहीं आते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग के भी बारे में बोला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह पे अगर हम जब बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा डेटा होगा ये इसी फॉर्मेट में होगा, और ये चीज़ जावा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, तो इस कारण से हमें एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड मिलता है। अब जावा के गार्बेज कलेक्शन के कारण क्या है कि हमें मेमोरी लीक का कोई भी इशू नहीं आता है। ठीक, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर जो रूट ऑब्जेक्ट है अगर उस वहाँ से अगर हम ट्रेस और रीच कर पाते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को, तो वो स्टे करते हैं। रेस्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी के अंदर हैं और वो रूट ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं हो पा रहे हैं डायरेक्ट, उनका अगर हम रीच नहीं कर पाते हैं तो जावा उन सभी ऑब्जेक्ट से जो मेमोरी है वो ले लेता है।
फिर है पॉइंटर एरर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इशू आता था डैंगलिंग पॉइंटर का C++ में। तो उसमें होता क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट हम डिफाइन किए और उसे स्पेस ले लिए, फिर प्रोग्राम के अंदर हम बाद में उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की कोशिश करते थे, तो उस ऑब्जेक्ट से तो हम मेमोरी वापस ले लिए, तो उस मेमोरी एड्रेस पे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके कारण से ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक इशू था। प्रोग्राम के अंदर दो सबसे मेजर इशूज़ होते हैं, बग्स होते हैं, एक तो मेमोरी लीक का और दूसरा होता है ये डैंगलिंग पॉइंटर्स का। तो ये दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा JVM ही अब हैंडल करता है गार्बेज कलेक्शन फीचर के थ्रू। तो इससे क्या हुआ कि जो डेवलपर के पास आप ज़्यादा मतलब वो फोकस कर पाते हैं बिजनेस लॉजिक के ऊपर, रादर देन कि वो अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या मैनुअल मेमोरी एलोकेशन ही करते रहें। ठीक, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं जो कि है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम थोड़ा रिलेट करके भी बता सकते हैं कि इसको हमने अपने किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ किया है, जो जावा के फीचर्स हैं उसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन माई प्रीवियस रोल आई वर्कड ऑन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गेटवे built with Spring Boot and microservices deployed on AWS EKS. We used Hibernate for ORM and Kafka for asynchronous messaging. The system handles thousands of concurrent requests per second, where Java multi-threading and platform independence were critical. तो बोला जा रहा है कि जो वैसे तो मैंने ये कोई फीचर डेवलप किया नहीं है, बट बोलने के लिए बोला जा सकता है कि हमारा जो पिछला प्रोजेक्ट था तो उसमें मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गेटवे के ऊपर काम किया था। ठीक, तो उस फीचर को डेवलप करने के लिए, ये जो फीचर है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गेटवे, तो इस फीचर को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ था, स्प्रिंग बूट को यूज़ किया हुआ था और माइक्रो सर्विसेज जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो था। ठीक, और इसको डिप्लॉय उन्होंने किया हुआ था AWS EKS तो मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने इलास्टिक बीन को यूज़ किया है। ठीक, तो ये शायद कुछ होगा, शायद कुबरनेटिस जैसा कुछ लग रहा है। और इस प्रोजेक्ट मतलब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गेटवे का जो फीचर है, इसको बिल्ड करने के लिए हमने एक तो स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज को यूज़ किया था, और जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है इसके लिए हमने हाइबरनेट को यूज़ किया था। ठीक, और जो भी रिक्वेस्ट हमें आ रहे थे या तो दूसरे सर्विसेज से या फिर डायरेक्टली यूज़र से, तो उसको मतलब एसिंक्रोनसली हैंडल करने के लिए, क्योंकि उतना डायरेक्ट हमारा एप्लीकेशन तो हैंडल कर नहीं सकता है रिक्वेस्ट को एक साथ, तो वो रिक्वेस्ट पहले जाते थे काफका के पास। ठीक, काफका के अंदर वो स्टोर होके रहते थे, और फिर काफका से हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक एक करके फेच करता है, फिर प्रोसेस करके आगे उसको प्रोसीड करता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब यूज़र को इन्फॉर्म कर देता है कि ठीक है तुम्हारा काम हो गया है। ठीक, तो ये जो पूरा जो हमारा आर्किटेक्चर था, इस कारण से क्या हुआ कि हम लोग जो थाउजेंड्स ऑफ द कॉन्करेंट रिक्वेस्ट थे जो हर सेकंड हमें आ रहे थे, उसको हम लोग आराम से हैंडल कर पा रहे थे। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट हमें आ रहे थे पर सेकंड, उसको हैंडल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जावा का यूज़ हो रहा था वो था मल्टी थ्रेडिंग और जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना। फिर नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि थोड़ा अगर हमें इसको इन डेप्थ में बताना पड़ा तो इसको हम किस तरीके से बताएंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि थिंक ऑफ JVM एज अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। इमेजिन यू रोट अ बुक, that is your code, ठीक, in a specific dialect. Now instead of translating that book into 50 different languages for 50 different countries, for example, let's consider countries as operating systems like Windows, Linux, Mac OS. So instead of translating for each specific country, you translate it once into a universal script. Okay, then this universal script is called bytecode. Every country has its own local translator. So and this local translator is basically our JVM that reads that script and tells the local people that what exactly this script says. तो बेसिकली बोला जा रहा है कि इन डेप्थ में अगर हमें बताना पड़ा कि अगर जावा कैसे एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो हम बता सकते हैं कि जावा के अंदर जो JVM है इसको हम लोग बोलते हैं एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर के जैसा। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझा सकते हैं कि मान लो हमने कोई एक बुक लिखा, ठीक, बुक यानी हमारा जो पूरा कोड है वो, इसको हमने एक स्पेशल
कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बुक हमने लिखा है, अब इसको हम एक एक करके जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उन सभी के स्पेसिफिक हम लोग एक एक करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर ये जो हमने कोड लिखा है इसको हम एक यूनिवर्सल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो भी प्लेटफॉर्म है वो उसको जावा से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये जो यूनिवर्सल बाइट कोड है इससे सिर्फ लेना देना है, क्योंकि जो भी इनके पास ट्रांसलेटर है, जो भी इनके ऊपर JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, वो इस बाइट कोड को जानता है, ठीक। तो इस बाइट कोड को पढ़ेगा और जो उस प्लेटफॉर्म के नेटिव जो भी वो नेटिव लैंग्वेज वो समझता है तो उस तरीके से वो उसको कन्वर्ट करेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फिर वो जो स्पेशल स्क्रिप्ट है उसको जो भी बंदा स्क्रिप्ट पढ़ना जानता है तो उसको सिर्फ ये यूनिवर्सल स्क्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए, फिर बाद बाकी जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो अपने लोगों को बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है अंदर। तो वही JVM काम करता है कि बाइट कोड को पढ़ता है और जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो भी उसका इंटरप्रिटेशन होता है वो करता है। सो इन आवर ट्रांजेक्शन गेटवे we used multi-threading like a busy restaurant kitchen instead of one safe thread making one meal at a time. We had multiple chefs working in parallel. This allowed our Spring Boot services to process a payment validation, a fraud check, and a database log simultaneously, which drastically reduced the response time for our customer. तो बोला जा रहा है कि जो हमने अपना एक फ़ीचर बनाया था गेटवे ट्रांजैक्शन का, तो इसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है? मल्टी थ्रेडिंग में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का किचन है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही शेफ़ है, ठीक। यानी एक शेफ़ मतलब एक थ्रेड। अब जो भी कस्टमर का जो हमें ऑर्डर मिल रहा है उसको सिर्फ ये सिंगल शेफ़ ही हैंडल कर रहा है। तो इस कारण से क्या है कि एक शेफ़ है तो ये एक ही मील बनाएगा एट अ टाइम। तो मान लो अगर हमें 100 रिक्वेस्ट आ गए हैं तो वो एक एक करके ही बनाएगा। तो इससे हम लोग और हर मील को बनाने में अगर हमें 10 मिनट लग रहा है तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो इंस्टेड जो हमारा किचन है इसके अंदर एक शेफ़ के जगह हम लोग क्या काम करेंगे, मल्टीपल शेफ़ को रखते हैं। तो ये मल्टी शेफ़ क्या है? तो बेसिकली मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक, जो कि ऑलरेडी हमें प्रोसेसर्स में मिलता है, ठीक। तो बेसिकली हम ये मल्टी थ्रेड को यूज़ करके जो भी हमने ये फीचर बनाया था ट्रांजैक्शन गेटवे का, तो स्प्रिंग बूट सर्विस क्या काम करता है कि इस मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करके जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको वो डिवाइड कर देता है। एक थ्रेड वैलिडेशन को हैंडल कर लेता है, एक थ्रेड फ्रॉड चेक को हैंडल कर लेता है, और एक चेक उसके बाद जो हमारा डेटाबेस का लॉग है उसको अभी हैंडल कर लेता है। तो इससे क्या हुआ कि एक ही थ्रेड को सारा काम नहीं करना पड़ा, एक के बाद एक। इंस्टेड कि जो मल्टीपल थ्रेड्स है वो एक एक चीज़ को चेक कर लिए, और इससे क्या हुआ कि जो हमारा टास्क था वो जल्दी से कंप्लीट हो गया। तो इस कारण से जो यूज़र को जो हम लोग रिस्पॉन्स है वो जल्दी दे पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेसन लर्न, कि हम इसमें से सीखे क्या। तो इसमें एक बता रहा है कि अ प्रो टिप फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, डोंट treat garbage collection as magic. Early on, we faced stop the world pause where the entire system would freeze for a second to clean up the memory. We realized we were creating too many short-lived objects inside loops. By tuning our G1 garbage collector settings and using the object pooling for heavy resources, we optimized the heap usage and smoothed आउट आवर लेटेंसी स्पाइक। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि हम ये भी बता सकते हैं कि हमने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में क्या सीखा। तो बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये था कि कभी भी हमें गार्बेज कलेक्शन को एज अ मैजिक ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कारण से हम बहुत ज़्यादा अनऑप्टिमाइज्ड कोड लिखते हैं, और बहुत सारे इस कारण से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीप मेमोरी में एज इट इज़ पड़ा हुआ रहता है, या फिर उनको क्लीन करने के लिए गार्बेज कलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, या फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स बना के रख देते हैं हीप मेमोरी के अंदर
कि जिसके कारण क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन को बार बार ट्रिगर होना पड़ता है, ठीक, और वो बार बार हमारे एप्लीकेशन को पॉज करता है ताकि जो भी अनयूज्ड मेमोरी है उसको वो क्लीन कर सके। और ये जो पॉज वो करता है, इस कारण से हमें ये इशू आता है स्टॉप द वर्ल्ड पॉज का, ठीक, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फ्रीज हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक, ताकि जो मेमोरी है, हीप मेमोरी है, उसको क्लीन किया जा सके। और ये इशू बहुत ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स, ओके, हाँ, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग ऑब्जेक्ट पूल के अंदर रख सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट पूल के ही अंदर रखना चाहिए क्योंकि उनको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वे तो मॉडर्न लैंग्वेजेस में, मॉडर्न गार्बेज कलेक्टर्स में हम लोग शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी बार प्रेफर भी करते हैं, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर वगैरह के केसेस में, तो ये तो वहाँ पे थोड़ा सूटेबल नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो बार बार क्रिएट करने से अच्छा है कि उसको हम लोग ऑब्जेक्ट पूल में रख देते हैं ताकि बार बार उसको हम लोग वहीं पर से लेकर यूज़ कर सकें, इंस्टेड कि उसको बार बार हमें क्रिएट करना पड़े। तो इस कारण से भी तो हमें बेसिकली समझना होगा कि हमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है ताकि उसको ईजिली गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर सके, या फिर हमारा जो हीप मेमोरी है वो तुरंत ही अननेसेसरी ऑब्जेक्ट से ना भर जाए, ठीक। तो बाय ट्यूनिंग हम लोग ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? तो जो G1 गार्बेज कलेक्टर है इसके सेटिंग्स को थोड़ा बहुत ट्यून कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट पूलिंग है इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कोई हैवी रिसोर्सेज बनाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर हो गया, सर्विसेज हो गया। तो सर्विसेज स्पेशली हम बोलेंगे कि इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट पूलिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हैं एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना के, ताकि बार बार हमें सर्विसेज को क्रिएट ना करना पड़े, ठीक। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी जो हीप मेमोरी है उसका यूसेज को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। और इसके कारण क्या है कि बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, अगर वो बहुत सारे दूसरे सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस कारण से वो टाइम लेगा, तो यूज़र के भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी, ठीक। तो इस लेटेंसी को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पूलिंग है और ये जो गार्बेज कलेक्टर का सेटिंग है इसको ट्यून करके, तो इससे लेटेंसी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो यही है। वापस से एक बार अगर हम लोग देखें कि जावा का फीचर्स क्या है, तो ऊपर से हम बता सकते हैं कि जावा का जो मेन फीचर्स है उसमें एक तो जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा का जो मेन फीचर है कि इसको हम लोग एक बार लिखते हैं, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, कहीं भी हम चला सकते हैं। और ये जो पावर है WORA का, राइट वंस रन एनीवेयर, ये आता है जावा के वर्चुअल मशीन के कारण, ठीक। और जावा को बहुत ज़्यादा इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि इसका मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टाइप चेकिंग इसमें बहुत अच्छा है, जिसके कारण हमें एक फेलियर मैकेनिज्म से प्रिवेंट होने को भी बहुत ज़्यादा एक सेफ्टी नेट मिलता है, ठीक। इसका इकोसिस्टम अच्छा है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। जावा के अंदर इनबिल्ट हमें मल्टी थ्रेडिंग मिलता है, ठीक। ओवरऑल जो जावा का एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, एक तो टाइपिंग के कारण, दूसरा इसमें एक्सेस स्पेसिफायर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज को भी बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक। जावा सिंस स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग को यूज़ करता है, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। गार्बेज कलेक्शन के कारण इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत अच्छा है और जो गार्बेज कलेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसके कारण जो जो भी डेवलपर है वो ज़्यादा बिजनेस लॉजिक को डेवलप करने पे अपना टाइम देता है, रादर देन कि वो अपना टाइम जो मेमोरी एलोकेशन है उसमें ही मैनेज करने में ज़्यादा टाइम दे। और जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के कारण क्या होता है कि मेमोरी लीक का इशू नहीं आता है, डैंगलिंग पॉइंटर का इशू नहीं आता है, जैसा हमें C++ में आता था। अब हम ये जो फीचर्स हैं इसको हम लोग इंटरव्यू में बताएंगे कैसे। तो हम बता सकते हैं कि हमने एक क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गेटवे के ऊपर काम किया था, तो उस बेसिकली फीचर को डेवलप करने के लिए थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट भी हम देंगे कि स्प्रिंग बूट को यूज़ किया गया था, माइक्रो सर्विसेज को यूज़ किया गया था, डिप्लॉय करने के लिए AWS EKS को यूज़ किया गया था, और जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग के लिए हाइबरनेट को यूज़ किया गया, एसिंक्रोनस मैसेजिंग को हैंडल करने के लिए काफका को यूज़ किया गया। तो इन सभी में क्या था कि जो जावा का मेन फीचर्स जैसे क्या हुआ, मल्टी थ्रेडिंग,
ये काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ा। फिर इससे जो एप्लीकेशन है उसको अगर हमें एक से दूसरे जगह डिप्लॉय भी करना है तो उसके इसमें प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर थोड़ा रिलेटेड अगर इन डेप्थ में अगर वो क्वेश्चन भी अगर हमसे पूछता है या फिर हमें थोड़ा अगर हमें लगता है कि इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, मतलब इंटरव्यूअर को ज़्यादा देर तक हम इंगेज्ड रख सकते हैं, तो एक एग्जांपल से भी समझा देंगे कि JVM क्या है और कैसे जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करता है। जैसे मान लो एक हम बुक लिखे हैं, ठीक, तो वो बुक हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक। अब उसको हम हर एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने से बढ़िया है कि हम उसको एक यूनिवर्सल स्क्रिप्ट में अधिक कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये यूनिवर्सल स्क्रिप्ट क्या है कि इस यूनिवर्सल स्क्रिप्ट को हर प्लेटफॉर्म पहचानता है। कैसे पहचानता है? क्योंकि इन सभी के पास एक अपना JVM है, ट्रांसलेटर है, ठीक। तो वो इस यूनिवर्सल बाइट कोड को पढ़ लेता है और जो नेटिव मशीन है उसको बताता है कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, ठीक। दूसरा है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में हम थोड़ा एक स्टोरी के थ्रू ये बता सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक रेस्टोरेंट का किचन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही शेफ़ है, ठीक, और हमारे पास 100 कस्टमर्स है। तो उनके रिक्वेस्ट को मीट करने के लिए ये जो सिंगल शेफ़ है वो एक एक करके इन सभी को हैंडल करेगा, एक एक रिक्वेस्ट को बनाएगा फिर देगा। तो उससे बढ़िया है कि हम अपने रेस्टोरेंट में मल्टीपल शेफ़ को रखेंगे जो कि सेम टाइम पे मतलब 5-10 मील्स को बना के कस्टमर को सर्व कर सकता है। जैसे अब इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड से हम कैसे रिलेट करेंगे, तो बताएंगे जो हमारा फीचर था फाइनेंशियल पेमेंट गेटवे का, तो उसमें हमने क्या काम किया था कि मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ किया था। मल्टी थ्रेडिंग को किस लिए यूज़ किया था कि अगर इन केस अगर हमारे पास कोई पेमेंट का रिक्वेस्ट आता था तो उसके अंदर हमें मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने होते थे, जैसे कि वैलिडेशन हो गया, फ्रॉड चेक हो गया और डेटाबेस लॉग होता था, ठीक। तो इन सभी को हमने डिफरेंट थ्रेड को दे दिया, तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके जो भी रिस्पॉन्स है मतलब जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेता था जल्दी। तो इससे क्या हुआ कि जो यूज़र को हम लोग जल्दी से रिस्पॉन्स बैक कर पाते थे। और हम कुछ इंसाइट भी बता सकते थे कि हम बता सकते हैं कि जो हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम किए थे तो उससे हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखे कि गार्बेज कलेक्शन को कभी भी मैजिक के जैसा नहीं सोचना है कि हम लोग जैसा तैसा भी कोड लिख देंगे और वो अच्छे से काम करेगा। नहीं, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे हो रहा है, कैसे वो डिलीट हो रहा है, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी बार फ्रीज होने लगेगा, ठीक। जो भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो बार बार हमारा गार्बेज कलेक्टर ट्रिगर होगा और ये जो स्पेस है इसको वो खाली करता रहेगा। और इसे ओवरऑल हमारा जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी बार बार फ्रीज भी होते रहता है, ठीक। तो इसी के लिए हमें शॉर्ट लिव्ड जो भी एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बनाने से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हम लोग गार्बेज कलेक्टर के सेटिंग्स को भी ट्यून कर सकते हैं ताकि अच्छे से हमारा बार बार हमारा एप्लीकेशन फ्रीज ना हो। दूसरा, हम लोग ऑब्जेक्ट पूलिंग को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी हैवी रिसोर्सेज है उसको हमें बार बार क्रिएट ना करना पड़े। और इससे ओवरऑल हमारा जो लेटेंसी है वो भी इंप्रूव होता है क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा तो यूज़र को रिस्पॉन्ड करने में भी हमें ज़्यादा टाइम जाएगा।